जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो हमारी जो एसएससी एमटीएस की सीरीज चल रही थी उसके हम सेट नंबर 5 का जो है वो सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, जाकर एक बार विजिट जरूर कर लेना। ठीक है, तो 5 शुरू करने से पहले हम अपने प्रैक्टिस सेट 4 के कुछ क्वेश्चनों को जो है रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नटवरी किस डांस का अन्य नाम है। तो नटवरी हमने आपको बताया था किसका अन्य नाम है, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक। कथक का जो है दूसरा नाम नटवरी है। ठीक है, दीपावली किस माह में मनाई जाती है। हमने आपको ट्रिक बताई थी कि जो कार्तिक है वो अमावस्या में क्या होती है, अमावस्या में घनी अंधेरा छा जाता है ना, तो अमावस्या में वो दीपक जलाने जा रहा है। ठीक है, कौन, कार्तिक नाम का जो लड़का है वो। अगला क्वेश्चन है कि नवा रानी डांस के नाम से हम किसको जानते हैं। तो पिंडवानी नृत्य जो है, पिंडवानी नृत्य की एक फीमेल जो है वो हमने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि कौन है, तो हम आपको बता दें कि तीजन बाई जो है वो पिंडवानी नृत्य की सबसे फेमस फीमेल है। ठीक है, और ये कहाँ का है, ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है पिंडवानी नृत्य। कबड्डी के खेल की बात कर लेते हैं कि कबड्डी के खेल के मैदान की जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो कितनी होती है। तो मेल की जो वो कितनी होती है, तो मेल की है 13/10। कितनी, 13/10। गीत गोविंद किसकी है, तो गीत गोविंद जो है वो जयदेव की है। और गीत गोविंद के राग जो है वो किसकी है, तो वो मीराबाई की है। ठीक है, हमने आपको कल ये चीज़ डिस्कस की थी। फर्स्ट मरणोपरांत भारत किसको मिला था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को फर्स्ट मरणोपरांत मिला था। और कब मिला था, ये 1966 में मिला था। ठीक है, भारत सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, तो भारत की सबसे छोटी रामसर साइट जो है वो रेणुका झील है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रेसिडेंट के पद, जो पद है उस पद और शपथ की बात कर लेते हैं। तो ये 60 में है। और 61 में क्या होता है, इस पर महाभियोग लगाया जाता है। किस पर, राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति के आर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो 52 से ये स्टार्ट होते हैं राष्ट्रपति के आर्टिकल। ठीक है, कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, तो ये किस आर्टिकल में, ये 52 से स्टार्ट है। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, पकानी कोका दयो दसम वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अशोक कलिंग विजय यानी अशोक ने कलिंग विजय कब प्राप्त की थी। तो कलिंग का जो युद्ध है वो 261 बीसी में होता है। कब, 261 बीसी में। WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है WPI का। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, की क्लासिकल डांस का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो क्लासिकल डांस का जो राष्ट्रीय संस्थान है वो नई दिल्ली में स्थित है। इम्फाल की बात कर लेते हैं। तो इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, इम्फाल में क्या है, तो पंडित नेहरू मणिपुरी डांस एकेडमी स्थित है इम्फाल में। कहाँ पर है, इम्फाल में। ठीक है, कदम स्कूल किसके लिए है, तो कदम स्कूल जो है वो कथक से संबंधित है। और इसको स्थापित किसने किया था, तो कुमुदनी लखिया, ये भी किससे संबंधित है, ये कथक से संबंधित है। और इन्होंने जो है वो कथक कदम स्कूल खोला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान कहाँ पर है। तो कथक के लिए जो नृत्य संस्थान है ये नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना 1964 में होती है। संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1952 होती है। ललित कला अकादमी की बात कर लेते हैं, ये लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1954 में होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की बात कर लेते हैं। तो ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 29 अप्रैल को नृत्य दिवस जो है वो मनाया जाता है, इंटरनेशनल वाला। सही मिलान के लिए बताया गया था कि सही मिलान कीजिए। तो माधवी मुदगल जो है वो किससे संबंधित है, तो ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। नंदिनी सिंह की बात कर लेते हैं। तो ये कथक से संबंधित है। राधा रेड्डी हमने जितने भी बताए थे आपको, किससे, कच्ची पूड़ी जो है वो कहाँ पर बनती है, रेड्डी में ही बनती है। ठीक है, शाश्वती सेन हमने जितने भी बताए थे, शाश्वती सेन, सितारा देवी, बहुत से नाम हमने बताए थे, वो किससे बताए थे, कथक से। और कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। कच्ची पूड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का कच्ची पूड़ी है। ठीक है, कथक कहाँ का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। उड़ीसी कहाँ का है, तो उड़ीसी ये उड़ीसा का है। ठीक है, इसके अलावा कथक में और कौन कौन से, समा भाटे और रोणी भाटे, ये भाटे जो रूट वर्ड है वो कथक से संबंधित है। ठीक है, भरतनाट्यम की बात कर लेते हैं। भरतनाट्यम से कौन कौन सी संबंधित है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति है, रुक्मणी देवी अरुणदेव है, बी दोरो स्वामी है, गीता चंद्रन है और सुधा चंद्रन है। ये सभी किससे संबंधित है, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। और भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। कौन सा, भरत कह रहे हैं कि तुम मिलने आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोक नृत्य तारंग मेल जो है ये कहाँ से संबंधित है, तो ये गोवा का जो नृत्य है वो है। ठीक है, और गोवा का ही देखनी डांस जो है वो गोवा का भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिग्मो फुगड़ी और इसके अलावा कुशनवी खेल, डकनी, रणमाले, मांडे, घोड़े मोडनी और जागीर, ये सभी कहाँ के हैं, ये सभी जो हैं वो गोवा के नृत्य हैं। ठीक है, घोड़े मोडनी भी यहीं का है, जागीर भी यहीं का है। MP की बात कर लेते हैं। तो भगोरिया और माच ये कहाँ के हैं, ये मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के कौन कौन से हैं, तो करगम और कजाई कोथू ये कहाँ के हैं, तो ये तमिलनाडु के जो है नृत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केरल के थेम आपने सुना होगा, थेम कहाँ का है, तो थेम जो है ये आपको लगेगा नहीं कि ये केरल का है, लेकिन ये कहाँ का है, केरल का है। ये अटपटे जो है इनको याद रखना है हमें। ठीक है, इनकी कोई ट्रिक भी नहीं होती। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत का खजुराहो मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर भारत का जो खजुराहो है वो किसको कहा जाता है, वो खजुराहो मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। लेकिन उत्तर भारत के खजुराहो की बात कर ली जाए तो ये भीमा देवी मंदिर जो कि पिंजौर कहाँ पर, हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर, हरियाणा में ही स्थित है।
उत्तर भारत की बात की जा रही है, ठीक है। और खजुराहो मंदिर किस स्टेट में है, तो खजुराहो मंदिर जो है वो एमपी मध्य प्रदेश में ये स्थित है, ठीक है। यूनेस्को की साइट कितनी है टोटल अभी प्रेजेंट टाइम में, तो यूनेस्को की जो साइट है वो 7 साइटें यूनेस्को में शामिल है। शतरंज के खेल की बात कर लेते हैं, तो शतरंज के खेल में थोड़ा सा आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कितने बॉक्स होते हैं, तो 64 बॉक्स होते हैं। कितने 64 बॉक्स होते हैं। ऊँट होता है, घोड़े होते हैं, 32 व्हाइट कलर के होते हैं, ओवरऑल 64 होते हैं, तो 32 व्हाइट के होंगे और 32 ब्लैक के होंगे, ठीक है। इसके अलावा घोड़े होते हैं और ऊँट होते हैं, ठीक है। हाथी क्या करता है, हाथी घोड़े ऊँट राजा रानी ये होते हैं, ठीक है। और प्यादे भी होते हैं कुछ। तो जो हाथी है वो क्या करता है, कौन सा जानवर, एक रुख का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक रुख का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करता है, तो हाथी करता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस की बात कर लेते हैं, तो ये कब मनाया जाता है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है वो 20 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और 1966 से जो है वो मनाना शुरू हुआ है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना कब होती है, तो 1924 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में स्थित है। उपाध्यक्ष कौन है इसके, तो उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के, तो ये है विश्वनाथ आनंद। कौन है, विश्वनाथ आनंद है। और ये फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे, कहाँ से, इंडिया से, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है माइंड मास्टर, कौन सी, माइंड मास्टर, ठीक है। सेकंड नंबर पर ग्रैंड मास्टर कौन बनते, तो देवेंद्र बरुआ जो है ये बने थे। फर्स्ट खेल रत्न अवार्ड जो है वो 1991-92 में दिया गया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो 1983 में हुआ था। और होस्ट कहाँ पर हुआ था, तो इंग्लैंड में होस्ट हुआ था। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच में ये होस्ट होता है, ठीक है। कब, 1983 में। भारत रत्न की बात कर लेते हैं। भारत रत्न नहीं, यहाँ पे भारत जो है वो कितने रनों से जीता था, तो 43 रनों से जीता था, ठीक है। 1983 में श्रीकांत ने कितने रन बनाए थे, तो 38 जो है वो 38 रन बनाए थे, ठीक है। मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया था, तो मोहिंद्र अमरनाथ को जो है वो मैन ऑफ द मैच चुना गया था। और इमरान पठान और माही को जो है, और विराट कोहली, इन सभी को जो है वो चुना गया था, ठीक है। 2007 में T20 की बात कर लेते हैं, तो T20 में गौतम गंभीर ने कितने रन बनाए थे, तो 75 रन बनाए थे, ठीक है। और यहाँ पर मैन ऑफ द मैच कौन थे, तो इरफान पठान थे। 2011 के ODI की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो गौतम गंभीर है इन्होंने सर्वाधिक रन बनाए थे, कितने, 97 बनाए थे। लेकिन मैन ऑफ द मैच किसको बोला गया था, तो माही को बोला गया था, ठीक है। 2024 में T20 में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं, तो विराट कोहली ने बनाया है, ठीक है। और मैन ऑफ द मैच भी किसको चुना गया है, तो विराट कोहली को ही चुना गया है। फर्स्ट एशियन गेम की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट एशियन गेम जो है वो 1951 में जो है होस्ट किया गया था, ठीक है। और कब किया, कहाँ पर किया गया था, तो इंडिया में ये किया गया था। उद्घाटन किसने किया था, तो राजेंद्र प्रसाद ने इसको उद्घाटन किया था। और भारत की जो रैंक है वो कितनी आई थी, तो सेकंड नंबर पर जो है वो भारत रहा था, ठीक है। सेकंड एशियन गेम कब हुए थे, तो 1954 में हुए थे। कब, पहले 1951 से शुरू होते हैं, फिर 3 साल का गैप दिया जाता है, फिर 1954 में होते हैं, ठीक है। और कहाँ पे हुए थे, तो ये मनीला फिलीपींस में सेकंड नंबर के जो है एशियन गेम्स होते हैं। भारत में दूसरी बार एशियन गेम कब हुए थे, तो भारत में जो दूसरी बार एशियन गेम है वो 1982 में हुए थे। पहले कब हो गए थे, तो 1951 में जब होस्ट किया था तभी भारत में हो गए थे। और फिर इसके बाद में दूसरे जो है वो 1982 में हुए थे। और इसमें जो भारत की रैंक रही थी वो 9वें नंबर की रही थी, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं किसकी, इसमें इंडिया की 5th रैंक रही थी, कितनी, 5th रैंक रही थी, ठीक है। एशियन गेम्स गोल्ड जीतने वाले फर्स्ट भारतीय कौन थे, तो सचिन नाग जो है ये तैराकी थे। और 1991 में एशियन गेम जो हुए थे और इन्होंने फर्स्ट गोल्ड जो है वो एशियन गेम में तैराकी ने जीता था, जिनका नाम था क्या, सचिन नाग, ठीक है। फर्स्ट महिला कौन थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो कमलजीत संधू जो है इन्होंने रनिंग में जो है फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में, ठीक है। आगे चलते हैं। 2023 एशियन गेम्स होस्ट कौन करेगा, मतलब किसने किया था, तो ये चाइना में हुए थे। और चाइना के किस शहर में हुए, तो होंगजू शहर में जो है वो एशियन गेम्स होस्ट किए गए थे। कब, 2023 में। भारत की कितनी रैंक थी, तो भारत की जो है वो 4वीं रैंक थी, जिसमें 28 गोल्ड 34 ब्रॉन्ज और 28 गोल्ड 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज जो है कुल टोटल 107 मेडल जो है वो जीते थे। एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसकी है, तो ये शशि थरूर की है। एन इरा ऑफ डार्कनेस, एन इरा जब आ जाए तो शशि थरूर को जाएंगे, और एरिया आ जाए तो किसको, VS नॉयपॉल को जाएंगे। द ग्रेटेस्ट इंडियन नोवेल जो है, और वाई आई एम हिंदू, पैक्स इंडिका, अम्बेडकर ए लाइफ, रिट्यूट ए लव स्टोरी, ये सभी किसकी हैं, ये सभी इनकी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सो बिजनेस किसकी है, तो शशि थरूर की है। बुकलेस इन बगदाद ये किसकी, ये भी शशि थरूर की है। द $5 स्माइल और द पैराडॉक्सिकल PM ये भी किसकी है, ये भी शशि थरूर की है। खजुराहो मंदिर की बात कर लेते हैं, तो खजुराहो मंदिर को 1986 में यूनेस्को की साइट में जोड़ा गया था। यूनेस्को की साइट अभी हमने कितनी बताई थी, भारत में है, तो 7 यूनेस्को की साइट है। खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका निर्माण जो है किसने बनवाया था, तो चंदेल के शासक जो है इन्होंने निर्माण करवाया था। और ये किससे संबंधित है, खजुराहो के मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म दोनों से संबंधित हैं, जिसको हम 85 मंदिरों का जो समूह है खजुराहो को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 85 देशों का 85 मंदिरों का जो समूह है उसको कहा जाता है, ठीक है। नागर शैली की बात कर लेते हैं, तो नॉर्थ में जो होती है वो नागर शैली होती है, उत्तर में जो होती है उन्हें हम नागर शैली से जानते हैं, और जो दक्षिण में होती है उन्हें हम द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। और
दोनों शैलियों को मिलाकर जो मंदिर बनते हैं उसको हम बेसर शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा उत्तर और दक्षिण या फिर नागर और द्रविड़ शैली को मिलाकर कौन सी शैली बनती है, तो जो है बेसर शैली बनती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अन्य यूनेस्को साइट की बात कर लेते हैं। तो सांची जो है इसको यूनेस्को साइट में कब जोड़ा गया था, तो 1989 में जोड़ा गया था। खजुराहो को कब जोड़ा गया था, तो 1986 में जोड़ा गया था। जो कि सांची का स्तूप जो है वो कितने के नोट पर है, तो 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप बना हुआ है। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं की बात कर लेते हैं। तो भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को में 2003 में जोड़ा गया। ठीक है, साला रंगज संग्रहालय की बात कर लेते हैं। तो 1951 में ये हैदराबाद में स्थित है। कब, हैदराबाद में। ठीक है, भारत सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना संग्रहालय जो है वो 1814 में बना था। ठीक है, इसके अलावा सोमनाथ मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, तो सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात में स्थित है, जिस पर 1025 में, ठीक है, इस पर आक्रमण करके इसको तोड़ दिया गया था सोमनाथ मंदिर को। ठीक है, सबसे फेमस जो है वो 1025 का जो आक्रमण है वो था। भारत के प्रेसिडेंट के निर्वाचन की पद्धति किसमें वर्णित है, किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 55 ये कहता है कि जो भारत के पकानिकों का 2 दशम वाली जो ट्रिक है वो इसमें आप लगा सकते हैं। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि अगर किसी भारत के राष्ट्रपति की जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो एकल प्रणाली के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, एकल संक्रमणीय प्रणाली, इतना याद रखेंगे, बाकी इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये किसके लिए है, ये एमपी और एमएलए जो होते हैं इनके चुनाव के लिए ये प्रक्रिया रखी जाती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इलेक्शन में भाग कौन कौन से लेते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, यानी कि राष्ट्रपति के जब चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन से लोग भाग लेंगे, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेंगे और विधानसभा प्लस राज्यसभा जो है इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी निर्वाचित सदस्य इनके भी लेते हैं, मतलब इनके निर्वाचित सदस्य जो है वो भाग लेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर लेते हैं। तो ये 31 की सेकंड शिफ्ट में अपने उत्तर प्रदेश में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम हुआ था ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल के जो आर्टिकल है वो कितना था, तो 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल का आर्टिकल होता है। और अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है, तो 3 बार लगाया जा चुका है। और उसको कौन लगाता है, तो राष्ट्रपति जो है इसको लगाते हैं। 356 में क्या था, तो राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति शासन 356 में है। और 360 में क्या है, तो वित्तीय आपातकाल जो है 360 है। अब तक इसको वित्तीय आपातकाल को एक बार भी नहीं लगाया गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, तो गवर्नर के द्वारा, यानी कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और शपथ भी कौन दिलवाता है, तो गवर्नर ही शपथ दिलवाता है। पीएम की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं यानी प्रधानमंत्री होते हैं, इसकी नियुक्ति जो है वो भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और शपथ भी कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें स्वतंत्र भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो फर्स्ट राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है कौन सी, इंडिया डिवाइडेड, कौन सी, इंडिया डिवाइडेड। और राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनकी समाधि स्थल को क्या कहते हैं, क्या किस मतलब कहाँ पर है और उसको क्या कहते हैं, तो प्रयाण घाट जो है इनकी समाधि स्थल को कहते हैं। ठीक है, इनको हम किस नाम से और जानते हैं, तो भारत के का अजातशत्रु, यानी कि भारत का जो अजातशत्रु है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम कौन थे जो प्रेसिडेंट बने थे, तो फर्स्ट मुस्लिम जो है वो जाकिर हुसैन बने थे। और कब बने थे, 1967 से लेकर 1969 तक जो है जाकिर हुसैन है वो राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। निर्विरोध जो चुने गए थे वो कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी जो है वो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, KR नारायण की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट दलित जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे, कौन, KR नारायण। 13वें नंबर के प्रेसिडेंट के महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया, अगर हम जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं उसकी जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, तो ये प्रक्रिया जो है वो USA से ग्रेड की गई है। किस कहाँ से, USA से ग्रेड की गई है। ठीक है, स्टेट किसी यानी कि किसी भी सदन से जो है वो साइन हो सकते हैं। अगर महाभियोग लगाना हो तो कैसे लगाते हैं, ठीक है, पहले इसको जान लेते हैं। तो कोई भी सदन हो उसमें 1/4 सदस्य जो है वो महाभियोग के खिलाफ हो तो इसको स्टार्ट किया जा सकता है। 14 दिन पूर्व जो है वो प्रेसिडेंट को नोटिस भेजा जाएगा कि आप अपने पक्ष में कोई बात रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, अगर नहीं रखा जाता है तो फिर महाभियोग जो है वो लगाया जा सकता है। आप बताएंगे कि आप पहले कभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है या फिर नहीं लगाया गया। ठीक है, सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी जो है वो महाभियोग लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट के पास में क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में होती है, यानी कि कोई व्यक्ति है उसको मृत्युदंड मिला हुआ है तो कौन पर्सन है जो उसकी मृत्युदंड को खत्म कर सकता है। रोक तो देखो राज्यपाल भी सकता है, लेकिन खत्म कौन कर सकता है, ठीक है, राज्यपाल जो है वो इसके मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता। माफ़ कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। और किस आर्टिकल के तहत कर सकता है, तो 72 के तहत जो है वो इसके मृत्यु को क्षमादान कर सकता है। लेकिन रोकने का काम जो है वो राज्यपाल करता है। और किस आर्टिकल के तहत करता है, तो 161 के तहत जो है इसको रोकने का काम है। ठीक है, कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड जो है वो मतलब क्षमादान जो है वो प्रेसिडेंट दे सकता है, लेकिन ये गवर्नर जो है ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, ना ही कोर्ट मार्शल को रोक सकता है और ना ही मृत्युदंड को रोक सकता है। ठीक है, कौन, गवर्नर है ना। और राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति के जो अध्यादेश है वो 123 में होता है और गवर्नर के अध्यादेश की बात कर लेते हैं तो 213 में होता है। ठीक है, इसके अलावा हम आगे चलते हैं।
सुप्रीम कोर्ट जो प्रेसिडेंट जो है वो परामर्श देने का काम किसका है? तो सुप्रीम कोर्ट को परामर्श दे सकता है कौन? राष्ट्रपति जो है, ठीक है। वो किस आर्टिकल के तहत? तो 143 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक में कौन सा बांध है? तो कर्नाटक में जो बांध है वो कौन सा है? तुंगभद्रा बांध जो है वो बांध है जो वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और किस नदी के मतलब किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो पेरियार नदी के ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है। मुल्ला पेरियार बांध और उडुक्की बांध ये कहाँ के हैं? तो ये केरल के हैं। कहाँ के हैं? केरल के हैं। और ये भी कहाँ पर बने हुए हैं? तो पेरियार नदी पर ये भी बने हुए हैं। सॉरी, तुंगभद्रा बांध जो है वो तुंगभद्रा नदी पर ही बना हुआ है। सॉरी, मतलब जल्दी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तुंगभद्रा बांध जो है वो तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है। और इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियार बांध जो है ये केरल के हैं। ये किस नदी के ऊपर बने हुए हैं? तो ये पेरियार नदी के ऊपर बने हुए हैं। श्रीशैलम बांध की बात कर लेते हैं। तो श्रीशैलम बांध जो है वो आंध्र प्रदेश में बना हुआ है और ये कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। गांधी सागर बांध की बात कर लेते हैं। तो गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और चंबल नदी के ऊपर ये स्थित है। कर्नाटक के अन्य डैम की बात कर लेते हैं। तो अलमाती बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। भद्रा बांध की बात कर लेते हैं। तो भद्रा बांध जो है वो भद्रा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी को माना जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। किसको? गोदावरी को। भारत की सेकंड नंबर की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय की तो सबसे बड़ी है, लेकिन भारत की सेकंड नंबर की लंबी नदी है, ठीक है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 25 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा जो है वो कावेरी नदी को कहते हैं, ठीक है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं गोदावरी की? तो सहायक नदियाँ एक तो पैनगंगा है, प्राणहिता भी है, मंजिरा नदी आपने सुना होगा, ये भी इसी की सहायक नदी है। पूर्वा और बरदा ये दोनों भी इसकी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी के उद्गम की बात कर लेते हैं। तो गोदावरी की जो उद्गम स्थल है वो त्र्यंबक की पहाड़ियों से होकर त्र्यंबक की पहाड़ियों से, और त्र्यंबक की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो ये नासिक, महाराष्ट्र नासिक में ये स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नासिक में ये स्थित है। कुंभ मेला की बात कर लेते हैं। तो कुंभ मेला 4 जगह पे लगता है, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज। कहाँ पर? नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज में। तो उज्जैन में किस नदी पर लगता है? तो उज्जैन में जो है वो क्षिप्रा नदी पर ये लगता है, ठीक है। कुंभ मेला को शुरुआत किसने की थी? तो कुंभ मेला की शुरुआत जो है वो राजा हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके अलावा कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष बाद जो है वो कुंभ मेला लगता है, ठीक है। अर्धकुंभ की बात कर लेते हैं। तो अर्धकुंभ कितने वर्ष बाद लगता है? तो 6 वर्ष बाद जो है अर्धकुंभ लगता है। महाकुंभ कब लगता है? तो 24 वर्ष बाद जो है वो महाकुंभ लगता है। सतलज नदी की बात कर लेते हैं। तो सतलज नदी जो है वो भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? तो सिपला दर्रा से। सिपला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यहीं से ये प्रवेश का द्वार है किसका? सतलज नदी का। जोजिला दर्रे की बात कर लेते हैं। तो जोजिला दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। नाथुला दर्रा की बात कर लेते हैं। तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है? ये सिक्किम में स्थित है। लिपू लेक और नीति पास ये कहाँ के हैं? तो ये इंडिया के हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि सतलज नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? तो सतलज नदी का उद्गम जो है वो राकसताल झील से होता है, ठीक है। और राकसताल झील से होकर तिब्बत से और चीन से होकर ये निकलती है, ठीक है। राकसताल झील जो है उसको मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत के समीप से इसका उद्गम होता है, ठीक है। चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ से होकर जो है वो सतलज नदी निकलती है। पहले चाइना, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। बांध की बात कर लेते हैं। तो भाखड़ा नागल बांध जो है वो सबसे ऊंचा ग्रेविएशन, यानी कि ग्रेविएशन मतलब सबसे गुरुत्वीय बांध जो है वो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है वो भाखड़ा नागल बांध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील से होकर तिब्बत से भारत में होता है, ठीक है। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को? तो बांग्लादेश में जो है वो जमुना नाम से जाना जाता है। सहायक नदी कौन कौन सी है ब्रह्मपुत्र की? तो तीस्ता नदी, मानस, लोहित, काम्बो और इसके अलावा धनसिटी, सुबनसिटी, ठीक है, कोलंग, सियांग और तीस्ता, ये सभी किसकी है? ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। सब भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यही जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा नदी द्वीप जो है वो मयूर द्वीप है, जो कि कहाँ का है? तो उमानंद, इसको हम जानते हैं, ठीक है। काल क्रमानुसार व्यवस्थित है। कौन कौन सी? देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? सातवाहन वंश की। तो सातवाहन वंश की जो स्थापना है वो 600 BC में होती है और किसके द्वारा होती है? तो सिमुक के द्वारा जो है वो होती है। किसकी? सातवाहन वंश की। बाकाटक वंश की बात कर लेते हैं। तो 400 BC में इसकी स्थापना होती है और किसके द्वारा? तो विंध्य शक्ति के द्वारा इसकी स्थापना होती है। चालुक्य वंश की बात कर लेते हैं। तो पुलकेशन फर्स्ट के द्वारा जो है वो चालुक्य वंश की स्थापना होती है। राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर की बात कर लेते हैं। तो संस्थापक कौन है? तो ये दंतीदुर्ग जो है वो राष्ट्रकूट के संस्थापक हैं, ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक की बात कर लेते हैं। तो कर्क सेकंड जो है इसके अंतिम शासक थे। कृष्ण प्रथम की बात कर लेते हैं। तो कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अमोद वर्ष की बात कर लेते हैं। तो कवि राजमार्ग बुक जो है वो अमोद वर्ष के द्वारा लिखी गई है और किस भाषा में लिखी गई है? तो कन्नड़ भाषा में लिखी गई है और ये किससे संबंधित थे? तो जैन धर्म से ये संबंधित है। गौतमी पुत्र
गौतमीपुत्र किसको कहते हैं? तो गौतमीपुत्र जो है वो सातकर्णी वंश, सातवाहन वंश को कहते हैं, ठीक है। सातवाहन वंश जिसको हम महान शासक के नाम से भी जानते हैं। और गौतमीपुत्र कौन थे? तो 23वें शासक थे, किसके? सातवाहन वंश के, ठीक है। आगे चलते हैं। अश्वघोष किस राजा के दरबारी थे? तो अश्वघोष जो है वो कनिष्क के दरबारी थे, ठीक है। कनिष्क को हम द्वितीय अशोक के नाम से भी जानते हैं। कनिष्क की जो है वो दो कैपिटल थी, एक तो मथुरा थी, दूसरी कौन सी थी? तो दूसरी थी पुरुषपुर, ठीक है। चरक की बात कर लेते हैं। तो चरक किससे संबंधित है? ये चिकित्सक से संबंधित है। वैसे तो कनिष्क की और बात कर लेते हैं कि गद्दी पर कब बैठा था? तो 78 एडी में, 78 एडी में बैठा था गद्दी पर, और तभी इसने शक संवत की शुरुआत की थी। तो कब? 78 एडी में, ठीक है। नागार्जुन को क्या कहते हैं? तो भारत का आइंस्टीन और सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो किसको कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है, ठीक है। अश्वघोष की एक पुस्तक है जिसको हम बुद्ध चरित्र के नाम से जानते हैं। कुषाण वंश की बात कर लेते हैं। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कड़फिसेस जो है वो कुषाण वंश के संस्थापक हैं। दाव के मात्रक की बात कर लेते हैं। तो दाव का जो मात्रक है उसको हम पास्कल कहते हैं। दाव के सूत्र की बात कर लेते हैं कि दाव का सूत्र क्या होता है? तो बल बटे क्षेत्रफल जो है वो दाव का फॉर्मूला होता है, ठीक है। बल के मात्रक की बात कर लेते हैं। तो बल का मात्रक जो है वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से होते हैं। एरिया जितना ज़्यादा होगा दाव उतना कम लगेगा, एरिया जितना ज़्यादा होगा दाव उतना कम लगता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। एक तरल का पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है? तो अणुओं के बीच आसंजक बल जो होते हैं, ससंजक नहीं, सॉरी, हाँ, ससंजक बल जो है, अणुओं के बीच जो ससंजक पृष्ठीय तनाव होता है इसी के कारण जो है वो तरल पृष्ठ तनाव होता है, ठीक है। और इसमें बल के कारण जो है कौन सी ऐसे फोर्स लगता है? मिश्र धातु की बात कर लेते हैं। तो मिश्र धातु किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक जो है धातुएं मिलकर जो काम करते हैं उनको हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि कुछ मिश्र धातुओं के बारे में जान लेते हैं कि सोल्डर है, सोल्डर पीवी, और एसएन, एसएन बोलते हैं टिन को, ठीक है। पीवी बोलते हैं किसको? लेड को। किसको बोलते हैं? पीवी, लेड को बोलते हैं। लेड और टिन को मिलाकर सोल्डर बनता है। कांसा किसको मिलकर बनता है? तो सीयू और एसएन को मिलाकर जो है वो कांसा बनाया जाता है, ठीक है। पीतल की बात कर लेते हैं। तो सीयू और जिंक, इन दोनों को मिलाकर जो है वो पीतल बनता है। इस्पात की बात कर लेते हैं। तो कार्बन प्लस लोहा जो है मिलकर इस्पात बनाता है। एजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चांदी को हम एजी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन अभी उत्तर प्रदेश में पूछा गया था कि किससे संबंधित है, शायद लेड का ही पूछा गया था। रीजनिंग में ये क्वेश्चन आया था कि लेड का जो है वो क्या होता है। इसी तरीके से ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। कौन हृदय की क्रिया को सही रूप में निरूपित करता है? तो कार्डियोग्राम जो है, इको कार्डियोग्राम, कौन सा? इको कार्डियोग्राम, यानी ये आप ये क्या है? इको है, ठीक है। ईसीओ इको कार्डियोग्राम जो है वो हृदय की गति को सही तरीके से निरूपित करता है। और जांच के लिए किसको, मतलब जो जांचते हैं हम उसको हम क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुर्दे जिसको हम वृक्क किस तंत्र के अंग हैं? तो ये उत्सर्जन अंग होते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? गुर्दे को उत्सर्जन अंग कहते हैं। किडनी खराब अपोहन विधि किसकी होती है? तो किडनी जो है वो खराब किसके कारण होती है? तो अपोहन विधि के द्वारा जो है वो किडनी खराब हुई है या नहीं, इस चीज़ों को हम जांचते हैं, ठीक है। शरीर में टॉक्सिक जहरीली चीज़ों को बाहर निकालता है। अपोहन विधि जो है वो क्या काम करती है? शरीर में टॉक्सिक जहरीली चीज़ों को बाहर करने का काम करती है। मूत्र का जो रंग पीला होता है वो किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम वर्णक जो है इसके कारण जो है वो मूत्र का रंग पीला होता है। गंध किसके कारण आती है? तो गंध जो है वो अमोनिया की वजह से गंध जो है इसमें आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी एक विशिष्ट अवधि के दौरान का कुल मूल्य है। किसी देश के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं को सेवाओं का कुल मूल्य जो है वो जीडीपी का विशिष्ट, मतलब आप जीडीपी जो है इस लैंग्वेज से समझ गए होंगे जीडीपी का मतलब क्या होता है कि किसी देश में जो उत्पादित वस्तुएं होती है उनमें जो सेवाओं का कुल मूल्य होता है उनको हम जीडीपी कहते हैं, ठीक है। आर्थिक सुधारों ने भारत की आर्थिक नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया है। वो राज्य कौन सा है? तो जो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था से हटकर अधिक उदार और बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। 1991 में आर्थिक सुधारों में सबसे अधिक जुड़े भारतीय पीएम कौन है? तो नरसिम्हा राव हैं, ठीक है। एलपीजी की बात कर लेते हैं। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। इन तीनों को एलपीजी का यही फुल फॉर्म होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री कौन थे? है नहीं, ठीक है। फिलहाल तो वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, ठीक है। पहले कौन थे उस टाइम जब ये 1991 में आर्थिक सुधार हो रहे थे, उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। आरबीआई के गवर्नर उस टाइम कौन थे? तो आर वेंकट रमण थे, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। तो पंचवर्षीय योजना कब से शुरू होती है? तो 1951 से लेकर हर 5 वर्ष में जो है वो पंचवर्षीय योजना जो है वो हर 5 वर्ष के लिए रखी गई थी, ठीक है। और इसकी जो मतलब अवधारणा है वो कहाँ से ली गई? तो रसिया से पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है वो ली गई है, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय जो योजना है उसको हम हेरोड
डोमर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। पहली पंचवर्षीय जो योजना है 1951 से 1956 तक ये चलती है। फिर 1956 से 61 तक चलती है, जिसको सेकंड मतलब द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है उसको हम पीसी महालनोबिस मॉडल के आधार पर जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है इसको हम चक्रवर्ती मॉडल के नाम से हम जानते हैं, जिसकी अवधि जो है 1961 से लेकर 1966 तक होती है। फिर 3 साल का गैप दिया जाता है। 1969 से लेकर जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो चलती है कब तक, 74 तक, जिसको हम चौथी पंचवर्षीय योजना को गडगिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो 74 से 78 चलती है, ठीक है। फिर 2 वर्ष का गैप दिया जाता है, ठीक है। फिर कब आती है तो 1980 में ये आती है। 1980 से 1985 चलती है, फिर 85 से 90 चलती है, फिर 2 साल का गैप दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या आ जाता है 1992 से 97, फिर 92 में आ जाता है क्या, योजना आयोग। क्या आ जाता है, योजना आयोग आ जाती है 1992 से 1997, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2017 और 2017 में जो है वो इसको ख़त्म कर दिया जाता है 2017 में। क्यों? क्योंकि 2015 में जो है वो नीति आयोग आ जाती है। और नीति आयोग कब से आ जाती है तो ये 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग जो है वो आ जाती है, ठीक है। यूनेस्को की साइट की बात कर लेते हैं तो यूनेस्को में कुल हमने यूनेस्को की जो नवीनतम साइट है तो नवीनतम साइट कितनी है तो जो असम की जो है मोई दम जो है इसको हम जानते हैं। कुल वैसे यूनेस्को साइट कितनी है तो 42 यानी कि 42वीं साइट जो है इसमें 3 मंदिरों को जोड़ा गया है। और 42वीं साइट कौन सी है, देखो यूनेस्को में सांस्कृतिक धरोहर भी होती हैं, ठीक है, विश्व विरासत भी होती है, कई तरीके की जो है वो साइटें होती हैं यूनेस्को साइट में, ठीक है। तो ये 42वीं कौन सी है तो ये होसलेश्वर मंदिर कर्नाटक वाला है, ठीक है। और शांति निकेतन जो है वो 41वें नंबर का है। और कौन सा शांति निकेतन तो रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन, ठीक है। और इसके अलावा जो अंतिम कौन सी है तो मोईदम है। और ये कहाँ का है, ये है इसका असम का है, ठीक है। मोईदम असम का, जो कि किससे संबंधित है तो अहोम वंश से संबंधित है। कौन सा, मोईदम। PR श्रीजेश की बात कर लेते हैं तो ये किससे संबंधित है तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं तो रोहित शर्मा किससे संबंधित हैं तो T20 फॉर्मेट से संबंधित है। विराट कोहली भी T20 से, रविंद्र जडेजा भी T20 से, शिखर धवन की बात कर लेते हैं तो ये ऑल फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। संन्यास जो ले चुके हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। T20 से कौन कौन संन्यास ले चुका है, ठीक है। बरिदर भी जो है वो संन्यास ले चुके हैं ऑल फॉर्मेट से, ठीक है। संपूर्ण अभियान की बात कर लेते हैं तो संपूर्ण अभियान जो है, संपूर्णता अभियान किससे संबंधित है तो ये नीति आयोग से संबंधित है। हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये किसने कहा था तो ये VP जगदीप धनखड़ ने कहा था, जो कि VP मतलब यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, ठीक है। जो अपने वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था, कौन, जगदीप धनखड़ ने, कि हमारा संविधान हमारा सम्मान। प्रोजेक्ट परी किससे संबंधित है तो ये संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है प्रोजेक्ट परी। मेरी माटी मेरा देश अभियान ये किसका है तो ये इंडियन गवर्नमेंट का है। किसका है, इंडियन गवर्नमेंट का है। इंडियन गवर्नमेंट ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारी के लिए ऋण पत्र पर साइन किए हैं तो जैसे महामारी अभी आई थी ना कुछ टाइम पहले, कोरोना, तो इसी के लिए एक साइन किया है तो ADB के द्वारा किया गया है। और इसका ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो ये मनीला फिलीपींस में स्थित है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि सोलर प्रोजेक्ट के लिए संधि किसके साथ की गई है तो सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी से, जो जर्मनी विकास बैंक से जो है संधि की गई है। RBI की बात कर लेते हैं तो हर पेमेंट डिजिटल अभियान जो है वो RBI से संबंधित है। कौन सा, हर पेमेंट डिजिटल अभियान, ठीक है। और ये जो है सोलर प्रोजेक्ट किससे संधि की है तो SBI से इसकी संधि हुई है। साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात कर लेते हैं, वो भी फेलोशिप अवार्ड। साहित्य अकेडमी में भी कई तरीके के अवार्ड होते हैं और उसमें भी कौन सा, साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड। ये किसको दिया गया है तो ये रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑफ द रूफ, टाइगर इन द टनल, दिल्ली इन इज़ नॉट फार, एंग्री रिवर, चेरी ट्री, ये सभी किसकी पुस्तकें हैं तो ये सभी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक हैं, ठीक है। चेतन भगत की बात कर लेते हैं तो 3 टाइम्स ऑफ माई मिस्टेक, द गर्ल इन द रूम, 5 पॉइंट सम्मन, इंडियन रिवोल्यूशन, हाफ गर्लफ्रेंड, ये सब किसकी हैं तो ये सभी चेतन भगत की हैं। आज का प्रश्न ये है कि 2023 में अंग्रेजी के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड किससे मिला है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। बाकी आप बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो आप कमेंट में एक बार कुछ भी अपनी तरफ से जो लाइन है वो लिख देना, ठीक है। गुड बैड जो अगर कुछ भी बदलाव करना है तो वो भी लिख देंगे। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।